हाय ऑडियंस, मैं विवेक पांडे। दोस्तों, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आज से पहले बोला न गया हो। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आज से पहले गाया न गया हो। बस कोई चीज़ नहीं थी संसार में, तो वो था हमारा आपका एक ही दौर में होना और एक दूसरे से जुड़ना। दोस्तों, जब कोई हमारे प्रारब्ध का रहस्य रचना करता है तो उसका हर किरदार परिस्थितियों के हाथ का सिर्फ एक मोहरा होता है। वो बहुत बार सोचता है कि मैं ये कर सकता था, मैं ऐसे कर सकता था, मैंने ये गलती की, लेकिन वो बहुत से काम करने के बाद भी ये नहीं समझ पाता कि असल में गलती उसके प्रारब्ध की है। एक रहस्य जन्म ले रहा है और तुम उसके किरदार हो। दोस्तों, किसी की ज़िंदगी में अगर एक केस लग जाए तो उसकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए बहुत काफ़ी होता है। यहाँ जब ज़िंदगी में आए तो केसों की एक फाइल थी, एक केस नहीं था, बहुत से केस थे। यहाँ की सारी प्रॉपर्टियाँ डिस्प्यूटेड हो चुकी थी। हम लोग काफ़ी छोटे थे, हालांकि मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। लेकिन माँ बाप को सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही थी अपेक्षाकृत प्रॉपर्टीज़ के। उन्होंने ज़्यादातर केस वापस ले लिए, कुछ लड़े और कुछ प्रॉपर्टीज़ खुद ही पैसा दे के खरीदनी पड़ी। लेकिन ये एक रहस्य की रचना थी। हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये सब एक रहस्य है, और जब रहस्य अपनी खूबसूरत रचनाएं करता है तो उन्हें समझने के लिए भी एक रहस्यमयी ब्रेन ही चाहिए होता है। दोस्तों, लूट, हत्या, ऐसे प्रकरण रोज आए दिन किसी न किसी के घर में होते हैं, किसी न किसी की फैमिली में होते हैं, किसी घर से कोई शहीद होता है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो संसार में खुद ब खुद आती हैं, जो चैप्टर बाय चैप्टर खुद उतरती हैं संसार में, वो रहस्य उजागर करती हैं। तब समझ में आता है कि जीवन तो रहस्यों से भरा हुआ था। दोस्तों, हर जीवन में कोई ना कोई रहस्य अवश्य होता है, जिसे हम अपने पूर्व जन्मों के कर्म, पूर्व जन्मों की जो करनी धरनी होती है उसका नाम देते हैं। कई बार इसी जन्मों के किए गए पहले के कार्यों को भी पुनर्जन्म कह देते हैं। एक तरीके से इतिहास अपने आप को दोहराता है, लाइक दिस। दोस्तों, मदर फादर 14 साल हो गए थे लखनऊ में रहते रहते। उन्होंने कभी यहाँ की दुनिया की कल्पना भी नहीं की, और वो कभी सोच भी नहीं रहे थे कि उन्हें यहाँ आना पड़ेगा। हम लोग यहाँ आए। बड़े भाई साहब 8th क्लास में थे तो वो तो 2-4 साल यहाँ रहने के बाद फिर लखनऊ पढ़ने चले गए। रह गया मैं यहाँ और मेरी सिस्टर, और तमाम सारे केस। फादर ने हम लोगों की सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, सारे केसों को वापस ले लिया और 100 बीघा ज़मीन का इस्तीफ़ा दे दिया, जिसमें आज हिंदुपुरम कॉलोनी बनी पड़ी खड़ी है। वो पहले घुड़दौड़ हुआ करती थी। मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, वहाँ रहस्यों की शुरुआत होती है एक जन्म कहानी से। वो मेरी मैटरनल साइड की स्टोरी है। पैटर्नल साइड में फिर क्या क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। मेरे फादर की फर्स्ट वाइफ एक्सपायर कर गई,
अच्छे खासे कमाते थे, लखनऊ में रहते थे, तो लिहाजा शादी उनकी दूसरी हो ही जानी थी और वो इस घर से हुई। मेरे ननिहाल में मेरे नाना के पिताजी कानपुर रहते थे। कुछ परिस्थितियों से वो मैनपुरी रहने लगे आके। यहाँ भी प्रॉपर्टी थी। उनका शादी इटावा के एक राजघराने से हो गई। उनके एक बेटा पैदा होता है और उधर राजा साहब के एक बेटा पैदा होता है। वो उसके नामकरण संस्कार के लिए अपनी बहन को बुलाने के लिए आते हैं। तो मेरे नाना के पिताजी बोलते हैं कि मेरा अभी का बेटा है, कहीं से कुछ हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप इन्हें ना ले जाओ तो बेहतर है। वो बोले अरे आपने कैसी बातें कर दी, अगर आपके बेटे को कुछ हो गया तो हम अपना बेटा आपको दे देंगे, लेकिन आप हमारी बहन को भेज दीजिए इस प्रोग्राम में। क्या कर सकते थे, उन्होंने भेज दिया और इत्तेफाक से उनका बेटा वहाँ बीमार पड़ा और ख़त्म हो गया। अब राजा साहब चूँकि कह चुके थे कि मैं अपना बेटा आपको दे दूँगा, तो उन्होंने अपना बेटा उनको दे दिया। अब वो बेटा राजसी परिवार का था, यहाँ आ गया, बड़ा होने लगा। राजा साहब के उसके बाद कोई संतान पैदा नहीं हुई और राजा साहब कुछ समय के बाद एक्सपायर कर गए और उनकी विरासत लुट गई। रानी साहिबा जितना धन संपदा लेके आ सकती थी वो अपने बेटे के पास आ गई। उनको खाना भी बनाना नहीं आता था, वो रोज़ का खाना बनाने के लिए एक नथ दिया करती थी। धीरे धीरे घर के आसपास काम वाले आके रहने लगे। कोई भैंसों का काम करता था, कोई घर का काम करता था, कोई खाना बनाता था, कोई कपड़े धोता था, कोई कुछ करता था। नाना की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। फिर वो बड़े हुए और वो अंग्रेज़ फ़ौज में दरोगा हो गए। 8 से 8.5 फीट उनकी हाइट बताई जाती है और कहा जाता है महामानव जैसा शरीर था और बहुत खूबसूरत। अंग्रेज़ फ़ौज में दरोगा होने के बाद उन्होंने 47 तक दरोगा रहे। फिर उसके बाद अपने सीनियर एसएसपी से कोई बात हो गई और उसे उन्होंने कूट दिया और उसके बाद रिज़ाइन कर दिया क्योंकि राज परिवार था और वो उस समय के गोल्डन मैन बोले जाते थे। गलहार पहनते थे राजाओं महाराजाओं वाला, उनका पूरा शरीर सोने से पीठ से लेके छाती तक लदी रहती थी। वो उस समय के गोल्डन मैन थे। और चूँकि राजसी परिवार से थे, जाना आना होता रहा। राजा उस समय वो लोग हुआ करते थे जो लोग कुआं खोदना जानते थे। जो लोग कुआं नहीं खोद पाते थे वो राजा नहीं बन सकते थे। तो वो कुआं खोदने में माहिर थे। इसी बीच उनके एक छोटा भाई और पैदा हो गया यहाँ, और वो कानपुर की संपत्ति को देखने लगे। वो कानपुर रहने लगे और रोडवेज में ड्राइवर हो गए। इन्होंने यहाँ सारे शहर मैनपुरी के तांगे रिक्शे चलवा दिए और शहर में काफ़ी कपड़े की दुकानें थी, कई दुकानें थी, उन्हें चलाने लगे। एक बार राजा साहब तत्कालीन उस समय के जो राजा थे उनको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने खबर भेजी तो उन्होंने कहा अपने हाथी की चैन भेज दो। उस समय हाथी सोने की चैनों से बंधा करते थे और जितना पैसा चाहिए ले जाओ। राजा साहब ने अपने हाथी की चैन भेज दी और पैसा ले लिया। खैर ये दुश्मनी का कारण था या दोस्ती का, ये तो सब रहस्य में लिपटा हुआ था, कोई भी नहीं जानता था। उसके बाद अब चूंकि अपने देश में वेश्यावृत्ति को परमिशन सी मिली रही, 44 से 45 के बीच की बात है, देश आज़ाद नहीं हुआ था। अच्छा खासा घर में धन संपदा थी, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी, 100 बीघा की घुड़दौड़ थी जिसमें घोड़े रहा करते थे।
और इनको भी लोग एक राजा के समान ही मानते थे। फिजिक्स से तो वो किसी से भी ताल ठोक देते थे। 8.5 फुट का आदमी उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था। उनके हाथ का आखिरी कुआं आज भी मौजूद है और जिसे मैंने उनकी धरोहर समझ के संभाल के रखा हुआ है एक प्रॉपर्टी पे। उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। इधर मेरी मदर पेट में आती हैं, पैदा होने के लिए थी। दिसंबर की एक काली रात आती है और उस रात में कुछ वेश्याओं द्वारा उनके ड्रिंक में पॉइज़न मिला दिया जाता है। अब राजे महाराजे थे तो ज़िंदगी भी राजे महाराजाओं जैसी ही थी। उनकी ड्रिंक में जहर मिला दिया जाता है। शरीर बहुत तंगड़ा था। लोग कहते थे कि ये देव हैं। इनकी बातें, इनका सोच, इनकी बातें, इनका जो कुछ संसार को बताने का तौर तरीका है वो सब अलग है। और लोग उनसे भयभीत इतना ज़्यादा रहते थे कि उनका सामना ही नहीं करते थे। उन्होंने अंग्रेज़ फ़ौज से कह दिया था कि इस तरफ से निकल न जाए अंग्रेज़ फ़ौज। तो जब तक वो जीवित रहे तब तक अंग्रेज़ फ़ौज उस रास्ते से कभी निकली नहीं। अमावस की एक काली रात आती है और उसमें उनका मर्डर हो जाता है। वेश्याओं द्वारा पॉइज़न देने के बाद वो बेहोश कंडीशन में लड़ते रहे। आसपास के लोगों के मुताबिक रात भर आवाज़ें आती रहीं। फिर लास्ट में उन्हें तलवारों से काट दिया गया 3 हिस्सों में। कुछ लोग कहते हैं बटालियन आई थी। खैर जो भी कुछ था, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा हो गया। सुबह जब उनके कफ़न के लिए दुकानें खोली गईं तो कपड़े का एक थान भी मौजूद नहीं था कफ़न के लिए भी। सारी प्रॉपर्टीज डिस्प्यूटेड हो गई। जो लोग घोड़े तांगे चलाया करते थे, रिक्शे चलाया करते थे, वो लोग सब लेके चले गए। जो लोग काम वाले हुआ करते थे, घर के आसपास रहा करते थे, उन्होंने जगहों को घेर लिया। छोटे नाना जब तक मैनपुरी में सेटल हो पाते प्रॉपर तरीके से, तब तक इतनी सब घटनाएं घट चुकी थी। खैर उसके बाद लोगों के मुताबिक दुश्मन तो कोई बचा नहीं, और जो बचे जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ घेरी, चाहे वो दुकानें हों चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हो, उनके घरों में या तो कोई पागल हो गया या अकाल मौतें आने लगीं। सुखी कोई नहीं था। लेकिन हम लोग भी कुछ ज़्यादा बहुत कर नहीं सकते थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी के बाद एक तूफ़ान आ गया परिवार में। छोटे नाना लखनऊ छोड़ के, कानपुर छोड़ के मैनपुरी में सेटल हुए आके। फिर उन्होंने जीवन भर कुछ नहीं, खाली प्रॉपर्टीज़ बेचने के अलावा और कुछ ज़्यादा किया नहीं। ड्राइवर थे। फिर उनके 5 लड़के पैदा होते हैं और वो मर जाते हैं। फिर उनकी एक बेटी पैदा होती है। वो संसार में रही, लेकिन लास्ट टाइम उन्हें समझ में आ गया कि ये प्रॉपर्टी जिसकी है, जब तक उसको नहीं देंगे तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। उन्होंने मदर को बुलाया और ज़बरदस्ती यहाँ की चाबी हमको दे दी। मदर अपने बचपन के दिनों में आसपास के माहौल में एक देवी की तरह थी। किसी घर में कोई प्रॉब्लम आती थी, किसी की भैंस खून देने लगती थी, किसी घर में पेट दर्द का मरीज हो जाता था, किसी घर में बुखार नहीं उतरता था, तो उनको बुलाया जाता था कि अरे ये देव हैं और तुम्हारे टच करते ही ठीक हो जाएंगे। ऐसे करते करते एक क्षेत्र पड़ता है हमारे घर के आसपास लल्लूपुर, वहाँ एक ब्रह्मदेव है। मेरी माताजी मुझे अक्सर वहाँ ले जाया करती थी, कहती थी यहाँ तुम्हारे बड़े नाना है। तो मैं पूछता था और देखता था चारों तरफ कि यहाँ कहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा इस पीपल के पेड़ पर रहते हैं। तो मैंने कहा हम लोग क्यों नहीं एक पीपल का पेड़ लगा लेते हैं, ये वहाँ क्यों नहीं रहते हैं, ये यहाँ क्यों रहते हैं। मेरे बालक मन में बहुत से क्वेश्चन रहे हमेशा, जिनके सल्यूशंस तो नहीं मिले, लेकिन रहस्य की परतें दर परतें इस ब्रेन में खुलती रही। ये सब स्टोरी मुझे किसी ने बताई नहीं। ये सारी स्टोरी संसार में स्वयं अवतरित हुई है मेरे सपनों के द्वारा। धीरे धीरे मुझे इंसिडेंट्स दिखाई देने लगे, बातें समझ में आने लगी। मैंने मदर से बहुत से क्वेश्चंस किए। बहुत समय तक मुझे
टॉनिक में दिया गया, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सी बातें मेरे सामने साफ़ होती चली गई। मैंने एक दिन अपने बाबा से पूछा कि बाबा, मेरे नाना कोई दूसरे नाना थे, बड़े नाना मेरे असली नाना थे ना? बाबा ने थोड़ा टाल मटोल करने के बाद कहा, बेटा हाँ। बस वहाँ से मुझे अपनी स्टोरी की रियल जो टच होता है ना, जो रियलिटी टेस्ट होता है, वो हो चुका था। उसके बाद जो भी स्टोरीज थी, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर मेरे ब्रेन में आती रही, मैं उन्हें संग्रहित करता रहा। फिर एक दिन मैंने अपनी मदर के सामने पूरी स्टोरी रखी और उनसे जानना चाहा कि मम्मी, इसमें कितनी सच्चाई है। माता पिताजी मुझे अजीब दृष्टि से देख रहे थे, शायद वो मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं उनके सामने एक ऐसी स्टोरी बता रहा था जिस स्टोरी के बारे में कोई नहीं जानता था, और उन्होंने कभी अपने बच्चों से उसकी चर्चा भी नहीं की थी। लेकिन चूंकि मैं अजीब था, अजीब हूँ और अजीब ही रहूँगा। इस स्टोरी को फिर आगे कभी डेवलप करेंगे अपने लाइफ ऑफ जर्नी पार्ट 3 में। आप लोगों का प्यार मिला तो आगे बढ़ाएंगे। बाकी का यहाँ तो एक एक व्यू 1-1 मिलियन के बराबर होता है, और 33 करोड़ देवी देवता ही नहीं संभल रहे थे। सोशल मीडिया की दुनिया में तो 300-400 करोड़ देवी देवता हैं जो व्यू और लाइक भी नहीं करना चाहते किसी को। इन देवी देवताओं को कैसे संभालें, समझ में नहीं आती। खैर, खंजर से करो बात ना, तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे, मेरे यार से पूछो। कुछ भूल हुई है तो सज़ा भी कोई होगी, सब कुछ मैं बता दूंगा, ज़रा प्यार से।